पाली के बाद उठा अयोध्या साकेत नगरी का मुद्दा। मोदी के फैसलों पर बहुजनों को शक। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय विधम्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज फिर एक बार उस बात को दोहराने का काम किया जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के जबान से सुनी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि ये देश बुद्ध का देश है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को गिनवाया कि हमने पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने बताया कि देश के लिए सबसे बेहतरीन अगर मार्ग कोई है तो बुद्ध और उनके धम्म का मार्ग है। यहां तक कि उन्होंने अपने गुजरात से जन्म लेने के इतिहास को भी बुद्ध के विरासत से और बुद्ध की भूमि से जोड़ने का काम किया। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर अब कहीं न कहीं तमाम तरीके की लगातार प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के उपलक्ष्य पर क्या कुछ कहा है और इस मसले पर अब एक नया बवाल छिड़ चुका है, उसको लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में क्या कुछ बातें कही है, वो सबसे पहले आपको रूबरू करवा दे। बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग हैं, उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं। मुझे खुशी है दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टिकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और ऐप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध को लेकर मैंने पहले भी कहा है, बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को जानने के लिए आंतरिक और एकेडमिक दोनों तरह की रिसर्च पर जोर दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें हमारे संघ, हमारे बौद्ध संस्थान, हमारे भिक्षुगण इस दिशा में युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम बातों को गिनवाया और बताया कि कैसे पूरे देश में तथागत गौतम बुद्ध के जरिए जो तमाम भाषा का जो इस्तेमाल किया गया या फिर जो पाली भाषा को लेकर महत्व है वो अब पूरे भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लिए देश की सरकार बड़े मजबूती से काम कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जो बातें प्रधानमंत्री मोदी के जरिए की गई है, इसमें सच्चाई वास्तविकता क्या है? क्योंकि अमूमन तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कही गई बातों को लेकर सवाल निशान खड़े किए जाते हैं। इस मसले पर प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात ने भी काफी कुछ लिखा है। उनके माध्यम से जो बयान दिया गया वो सबसे पहले साझा करेंगे, उसके बाद पूरे के पूरे मसले पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बयान देखिए, यहाँ पर प्रोफेसर विलास खरात, इनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी साकेत नगरी पर राम मंदिर क्यों बनाया गोगोई को ब्लैकमेल करके? ये सवाल है। ये सवाल काफी कुछ कहता है। फिर एक बार इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी जी साकेत नगरी पर राम मंदिर क्यों बनाया गोगोई को ब्लैकमेल करके? ये सवाल किया गया है। आखिर इस सवाल के पीछे की क्या कुछ सच्चाई है? प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात बता दे कि
भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव है। इसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के वो डायरेक्टर है। इनकी तमाम किताबें काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसमें काशी मथुरा किसकी, बौद्धों की या फिर ब्राह्मणों की, पंडरीचा पांडुरंग कौन, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल, जेजुरी का खंडोबा कौन और भटमान्य तिलक विरुद्ध शाहू छत्रपति महाराज। ये तमाम वो किताबें जो प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात की इनके सबसे ज्यादा प्रचलित है और इनके जरिए ये जो बयान दिया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी इनके जरिए जो तमाम बातें कही गई है, इसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया है। अब इस प्रतिक्रिया की वास्तविकता के तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे और बयान आपको जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए दिया गया है, इसके साथ साथ इस पर जो प्रतिक्रिया डॉक्टर विलास खरात इनकी है, इसके पीछे को वजह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बता दें कि अयोध्या और साकेत नगरी को लेकर जो तमाम बातें अब इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रही है, इसको लेकर सवाल निशान भी प्रोफेसर विलास खरात इन्होंने उठाया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का अगर प्रमाण देखें तो ये हमको देखने को मिलता है आज की जो अयोध्या में नजर आती है वो इतिहास प्राचीन काल में साकेत नगरी थी। और त्रिपिटक के जो तमाम बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इस त्रिपिटक के ग्रंथों के अंदर इसके जो पुख्ता दस्तावेज भी दिखाई देते हैं, इसका इतिहास देखने को मिलता है। तथागत बुद्ध से इतिहास जुड़ा हुआ है कि तथागत बुद्ध ने इन्होंने अपने जीवन के तकरीबन 6 वर्ष इसी साकेत नगरी में बिताए हैं। इतना ही नहीं तो ये भी इतिहास देखने को मिलता है कि समय समय पर तमाम जो बुद्धिस्ट राजा हुए, जिसमें सम्राट अशोक है, जब सम्राट अशोक को तथागत बुद्ध के यहाँ पर मौजूद होने के, उनके तमाम 6 वर्ष बिताने की जानकारी उस समय में उनको जब मिली, तो उन्होंने इस पूरे के पूरे अयोध्या को, जिसको आज की अयोध्या और उस इतिहास में साकेत नगरी कहा जाता है, इसको ऐतिहासिक रूप देने का भी काम किया है। तमाम बौद्ध स्तूपों का निर्माण इस साकेत नगरी में किया गया था। और सबसे बड़ा इसका प्रमाण तब मिलता है जब राम मंदिर को बनाने के नाम पर जिस तरीके से साकेत नगरी को, अयोध्या को खोदने का काम किया जाता है, वहां पर देखा जाता है कि बौद्ध विरासत सम्राट अशोक कालीन तमाम जो अवशेष है वो वहां से बड़े पैमाने पर निकाले जाते हैं, दिखाई देते हैं। पुरातत्व विभाग से ये गुजारिश की जाती है उनके माध्यम से कि इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान किया जाए। इसके बावजूद भी इस पूरे के पूरे अवशेषों को सही तरीके से उसकी अहमियत या फिर उसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उसके पीछे की जो जांच पड़ताल होनी चाहिए, वो इस राम मंदिर के खुदाई के बाद देखी नहीं जाती। और राम मंदिर का ये मामला तब निकल कर आया अब कि जब कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इस पूरे के पूरे मसले को लेकर देश में चुनाव के पहले सबसे ज्यादा चर्चा और बातचीत और कहीं ना कहीं बहस दिखाई दे रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि वो तमाम आंकड़े जिसके कारण आप इस बात को समझ पाए कि गोगोई को लेकर जो विलास खरात ने सवाल उठाया है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर गोगोई है कौन और गोगोई का जिक्र विलास खरात इन्होंने इस अपने बयान में क्यों किया। तो बता दें कि 9 नवंबर 2019 को फैसला राम मंदिर को लेकर आया, जहां पर बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद को हटाकर वहां पर राम मंदिर बनाया जाएगा। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला सुनाया गया है, तकरीबन 2.77 एकड़ की जमीन को लेकर यह फैसला आया कि यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये फैसला जिन 5 जजों के बेंच ने बनाया था, उसमें सबसे पहले जो पूर्व चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई थे और रंजन गोगोई का जिक्र यहाँ पर करने का काम किया गया। इसके साथ साथ पूर्व चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, इसके साथ साथ वर्तमान में इस वक्त जो चीफ जस्टिस है डी.वाई. चंद्रचूड़ भी उसी बेंच में मौजूद थे, पूर्व जस्टिस जज अशोक भूषण, पूर्व जज एस अब्दुल नजीर, ये तमाम वो 5 जजों की बेंच थी जिन्होंने राम मंदिर के फैसले की सुनवाई करने का काम किया, इस पर अपना फैसला दिया है। तो अब इस मामले के बाद सबसे ज्यादा ये बात सुर्खियों में देखी गई थी कि जैसे ही रंजन गोगोई इन्होंने राम मंदिर के मसले को लेकर अपना फैसला दिया, इनकी बेंच ने तमाम अपना निर्णय सुनाने का काम किया, उसके बाद ये देखा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हुए। और इतना ही नहीं तो इसका ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपने माध्यम से ये बयान देते हुए दिखाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, इसके साथ साथ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रंजन गोगोई इनको राज्यसभा का सांसद बनाना, ये तमाम उस तरीके की तोहफे के तौर पर देखे जाए जैसे कि उन्होंने राम मंदिर के फैसले को कहीं ना कहीं ये अपने
पाले में लाने की कोशिश किया और इसने इसमें जो लंबे समय से ये पूरा मसला पेंडिंग दिखाई दे रहा था, कहीं न कहीं रुका हुआ था, थमा हुआ था, उस पर यह बड़ा फैसला, ऐतिहासिक निर्णय इनके माध्यम से दिया गया है। तो इस तरीके से भी इस मामले को देखने का काम किया जा रहा था। अब जिस तरीके से पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इससे ये पूरी तरीके से साबित होता है कि कहीं ना कहीं जहां पर बौद्ध विरासत है, जहां से दस्तावेज अवशेष देखने को मिलते हैं, उन तमाम अवशेषों को दफन करने का काम किया जाता है। लेकिन जब तमाम बड़े बड़े मंचों से उस बात को दोहराने का काम किया जाता है, मैं तो बुद्ध के देश से आया हूं, मैं तो भारत से ताल्लुकात रखता हूं, वो भारत जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने आज अपने संभाषण में यह भी कहा कि मैं गुजरात से ताल्लुकात रखता हूं और गुजरात में मेरा जन्म हुआ, वड़नेर जो जगह है यहां पर मेरा जन्म होता है और एक समय में यह बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र भी था। तो इस तरीके से अनेकों अनेकों बातों को लेकर अपने आप को बौद्ध विरासत से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जहां पर उन बौद्ध विरासतों को सही मायने में उनको मान सम्मान देने की आवश्यकता है, उनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है, तो उसी साकेत नगरी को अयोध्या में कैसे परिवर्तित किया जाए, राम जन्मभूमि कैसे साबित किया जाए, इनमें ही उनका पूरा का पूरा जो एक्शन मोड है वो देखने को मिलता है। और ये बात किसी से अब छिपी भी नहीं है। और इतना ही नहीं तो अपनी जिस बौद्ध विरासत को कहीं न कहीं जमीन से खोद खोद कर बार बार हर जगह से देखने को मिलती है, उसी विरासत को अपने नाम से पुनर्जीवित करने के लिए एक ऐसी कैप्सूल भी इस बीजेपी के सरकार के जरिए नरेंद्र मोदी के माध्यम से डालने का काम राम मंदिर के नीचे किया गया कि सैकड़ों वर्षों के बाद जब राम मंदिर का इतिहास निकाला जाएगा तो उस कैप्सूल के जरिए इस बात को साबित करने की कोशिश की जाएगी कि कहीं न कहीं ये जो अयोध्या नगरी है, ये अयोध्या नगरी आखिर कैसी थी, इसके पीछे का क्या कुछ इतिहास था। लेकिन इतिहास में जब आप खोज कर ढूंढ कर देखेंगे, असल में यह अयोध्या एक समय में बौद्ध साकेत नगरी थी, जिसके बार बार जो है दस्तावेज, उसके बार बार जो प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म सम्मेलन के जरिए इसके माध्यम से जो चीजें, जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी नजर उन तमाम बौद्ध वोटरों के तरफ है कि जो आने वाले भविष्य में कहने की इस मसले को लेकर चल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने पाली भाषा को मान सम्मान दिया है, लेकिन असल मायने में जो बौद्ध वोटरों के तरफ बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की नजर है, ये साफ तौर पर देखने को मिलता है। अब इस षड्यंत्र को बहुजन समाज कितने बेहतरीन तरीके से समझता है या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चलाए गए साजिश में फंसने का काम करता है, ये तो अब समय ही बताएगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।